अब आ रही है ना क्लियर? आवाज आ रही है ना आपकी? हेलो हेलो हेलो। हाँ, ठीक है। तो हमने पहले कहाँ पे कंप्लीट कर लिया था? हमारा कहाँ पे कंप्लीट हो गया था? हमारा हो गया था सब्लिमेशन ऑफ कंडेंसेशन। अब हम स्टार्ट करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें हमारी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहली होती है चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। बट लेकिन मैंने आप पहले बता दिया था कि चेंज इन स्टेट और चेंज इन कलर क्या होता है पहली क्लास में, बट मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चेंज इन स्टेट में कुछ नहीं है, जैसे कि हमारी 3 गैस होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, हमारी 3 स्टेट होती है। पहली होती है सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड और तीसरी होती है गैस। अब इसमें क्या है, हमने भी इसमें कुछ डिवाइड कर दिया। अगर हमारा सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो वो हमारा मेल्टिंग होगा, मेल्टिंग वाली स्टेट होगी।
ठीक है। अब जब हमारा फिर अगर लिक्विड से सॉलिड में जाएगा तो वो हमारी फ्रीजिंग वाली प्रोसेस होगी। तो हमने इनको कुछ नाम दे दिए थे। हमने सॉलिड से लिक्विड वाले सॉलिड से अगर लिक्विड में जाता है तो मेल्टिंग प्रोसेस होती है, हमने इसको नाम दे दिया था, सॉरी, हमने इसको मेल्टिंग का नाम दे दिया था। इसका एग्जांपल था आइस टू वाटर। ठीक है। हमारी इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में चेंज ऑफ स्टेट में हमारी तीन टाइप की स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमने उसको फिर आगे जाके डिफाइन किया, सॉलिड से अगर कोई भी पार्टिकल लिक्विड में जाता है तो जो हमारी प्रोसेस होगी वो मेल्टिंग प्रोसेस होगी। लिक्विड से अगर सॉलिड में जाता है तो हमारी प्रोसेस फ्रीजिंग वाली होगी। बट लेकिन यहाँ पे दिक्कत आ रही थी, अगर हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाएंगे तो कौन सी प्रोसेस आएगी, या फिर अगर हम सॉलिड से गैस कराएं या फिर गैस से सॉलिड कराएं तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस आएगी। तो यही साइंटिस्ट ने करके देखा, तो उनको लगा कि सॉलिड से अगर हम गैस में जाते हैं तो साइंटिस्ट ने देखा कि सॉलिड से गैस में एक प्रोसेस होती है हमारी सब्लिमेशन। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में सब्लिमेशन के बारे में बताया था थोड़ा सा। ठीक है। मैंने सब्लिमेशन के बारे में बताया था कि यहाँ ड्राई आइस टू कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स, जैसे कि शादी पार्टियों में तुमने देखा होगा कि हम कुछ उसमें कंपाउंड डालते हैं बकेट में, तो वहाँ से एक धुआं सा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, वही हमारा सब्लिमेशन होता है। तो हम साइंटिस्ट ने देखा कि अगर हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस में डालते हैं विदाउट टचिंग लिक्विड तो वो हमारा सब्लिमेशन का प्रोसेस कहलाएगा। अब इसका एग्जांपल ही वही है कि अगर हम ड्राई आइस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेज का तीसरा वाला पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है। फिर उन्होंने देखा कि अगर हम सॉलिड से गैस में डाल लें तो फिर हम इसका मतलब इसका अपोजिट भी कर सकेंगे, गैस से सॉलिड में जाएंगे। फिर समझ रहे हो ना, अगर हम सॉलिड से गैस में जा रहे हैं तो साइंटिस्ट ने ये भी सोचा कि अगर हम सॉलिड से गैस में सब्लिमेशन बन रहा है तो गैस से सॉलिड में क्या बनेगा। क्योंकि देखो हमने सॉलिड से लिक्विड का देख लिया और लिक्विड से सॉलिड का देख लिया, उन्होंने ये देखा कि दोनों दोनों प्रोसेस थोड़ी मेल्टिंग वाली फ्रीजिंग वाली। अब सॉलिड से गैस हो रहा है में भी देखिए ना कि सब्लिमेशन हो रहा है, क्योंकि जब भी हम कोई सॉलिड से गैस में अगर कोई भी रिएक्शन पास कराते हैं तो वो बिना लिक्विड के टच हो जाता है, मतलब कि बिना लिक्विड स्किप स्किप जो लिक्विड है वो स्किप हो जाता है इसमें। इसका हम एग्जांपल देंगे ड्राई आइस से CO2। अब बारी आती है हमारी गैस से लिक्विड में। अब गैस से लिक्विड में क्या होता है, वो सॉरी गैस से सॉलिड में इसका जो प्रोसेस का नाम है डिपोजिशन। डिपोजिशन जैसे कि गैस से सॉलिड, आपने देखा होगा कई जगह बर्फीले इलाके होते हैं जहाँ से एटमॉस्फेयर से बर्फ गिरती है। तो इसका मतलब ये कि वो इवेपोरेट होकर पहले एयर में गई होगी, फिर वहां से डिपोजिशन हुई है। जैसे कि आपने देखा होगा अगर आउट ऑफ द इंडिया तो कई कई जगह पे बर्फ गिरती है ऊपर से, तो वही हमारा गैस से सॉलिड में जा रहा है, क्योंकि आसमान में तो गैस है ना, मिक्सर गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, तो वही से सॉलिड बन के आ रही है हमारा। ठीक है। तो वही है कि हमारा गैस से सॉलिड हमारा डिपोजिशन का प्रोसेस है। ओके। तो इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ, वाटर वेपर टू आइस। जैसे कि वाटर वेपर टू आइस इवेपोरेट होता है ना, वाटर नीचे से जाता है ऊपर आता है आसमान में, तो वहां से फिर डिपोजिशन होता है, वहां से फिर नीचे बर्फ गिरती है। इतना पता है ना, टीवी वगैरह में देखा था हमने, बड़े बड़े इलाकों में बर्फ गिरती है, स्नोफॉल होती है, तो वही हमारे डिपोजिशन का प्रोसेस होता है। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इसका भी हम एग्जांपल लिख लेते हैं, वाटर वेपर टू आइस। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। फिर हमारे पास लास्ट दो बचता है, हमने सॉलिड से लिक्विड कर लिया, लिक्विड से सॉलिड कर लिया, गैस से लिक्विड और सॉरी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, और हमारा लास्ट हो गया गैस से सॉलिड। हमारा एक लास्ट बचा है गैस से लिक्विड। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो बताओ।
गैस से लिक्विड हमारा लास्ट बचा, फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा कैरेक्टर और स्टेट चेंज इन स्टेट वाला। बस हमको यहाँ पे बस रिएक्शन बचानी होगी, सॉलिड से लिक्विड कौन सा, लिक्विड से सॉलिड कौन सा, वो भी बता देंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत? अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो हमारा जो लास्ट बचता है वो है गैस से लिक्विड। गैस से लिक्विड मतलब कंडेंसेशन। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल्स के तौर पे। अभी ये मेरी वाटर बोतल है, ठीक है। अब इसके ऊपर देखना अलग से एक लेयर सी बन गई होगी, देखो यहाँ पे कुछ अलग से दिख रहा होगा। तो यही हमारी कंडेंसेशन का प्रोसेस है, क्योंकि इसके ऊपर एक वाटर लेयर ऐड हो गई है गैस से लिक्विड में। इसके ऊपर गैस गैस का फॉर्मेशन हो गया, कंडेंसेशन, वाटर वेपर से वाटर बन गया, तो वही हमारा कंडेंसेशन होता है, वो सॉरी गैस से लिक्विड का। डिपोजिशन मतलब कई कई जगह पे तुमने देखा होगा कि किसी किसी एरिया में कहते हैं कि स्नोफॉल हो रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस का अगर हमने प्रोसेस जाने, तो यहाँ पे जैसे कि ये वाटर है, तो यहाँ से इवेपोरेट होकर पानी ऊपर जाता है आसमान में। मैं स्टेटमेंट अच्छे से बताता हूँ डिपोजिशन का। देखो सब कुछ ये यहाँ पे इधर है देखो, ठीक है, ऊपर है क्लाउड, और यहाँ पे हमारी बहुत सारी गैसेस है। सपोज हो गया हमारा नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस, एक्सेट्रा। अब क्या होता है, अगर हम इवेपोरेशन की बात करें, तो यहाँ से इवेपोरेट होकर ऊपर पानी जाता है, जाता है नहीं जाता एयर के थ्रू, तो इसमें हमारी सारी गैसेस मिक्स हो जाती हैं। तभी तो इसी की वजह से बारिश होती है, इवेपोरेट होकर पानी जाएगा, क्लाउड में जमा होगा, तो बारिश होती है। फिर वही सेम प्रोसेस चलता रहता है। बल्कि कुछ इलाकों में क्या होता है कि यहाँ से इवेपोरेट होके खाद वगैरह या फिर सैंड वगैरह जो होती है, वो जमीन पर जो भी होती है वो अपने ऊपर चली जाती है आसमान में एयर के थ्रू। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो कंपाउंड है वो मिक्सर करके डिपोजिशन बना देते हैं, मतलब कि एक सॉलिड टाइप में बना देते हैं। तो जहाँ से ऊपर से फिर हमारी स्नोफॉल होता है। अगर आपको लंदन वगैरह में या फिर कहीं कभी देखो आउट ऑफ द इंडिया, तो वहाँ पे स्नोफॉल होती है कई 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 जगह पे, सर्दियों में सबसे ज़्यादा होती है स्नोफॉल। तो वही डिपोजिशन का प्रोसेस लग जाता है उसमें। अब समझ आ गया डिपोजिशन। वाटर वेपर से आइस बनना, क्योंकि ये वाटर की वेपर ही तो जानी है। अभी तो हम बोले गैस से सॉलिड में, ऊपर गैस है सारी, तो वहां से सॉलिड में आइस आ रही है नीचे, वही हमारा डिपोजिशन होता है। उसका सिंपल सा एग्जाम ये ले लो ना, वाटर वेपर टू आइस, वेपर से आइस बनना, ठीक है। हमारा जो लास्ट था वो था हमारा गैस से लिक्विड। गैस से लिक्विड में मैंने कंडेंसेशन का एग्जांपल दे ही दिया कि एक अलग से लिक्विड जमा हो जाती है जब भी हम कहीं आउट ऑफ द सिटी जाते हैं, गाड़ी से घूमने जाते हैं सपोज। अगर यहाँ पे बारिश पड़ रही है, हवा चल रही है, तो यहाँ पे कुछ एक ब्लड टाइप का क्रिएट हो जाता होगा, देखा होगा तुमने। ब्लड टाइप का क्रिएट हो जाता, नहीं हो जाता कभी भी अगर तुम जाते हो, तो बाहर इसमें बहुत सारी गैसेस मिल जाती है, एयर मिल जाती है। देखा होगा, नहीं देखा होगा। तो वही है कि हमारा यही कंडेंसेशन का प्रोसेस है। जब कोई अलग से लेयर उस पे ऐड हो जाती है, तो वही हम उसको कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि हमारा वाटर वेपर टू
वाटर, ठीक है, यानी कि कुछ वाटर की वेपर इस मिरर पे लग गई, इससे हमारा जो प्रोसेस है वो कंडेंसेशन में बदल गया, ठीक है। तो ये हमारी चार चेंजिंग स्टेट में चार प्रोसेस थी, तो हमने देखी 4 से 5 प्रोसेस। पहला था मेल्टिंग, दूसरा था सब्लिमेशन, तीसरा था फ्रीजिंग, चौथा था कंडेंसेशन एंड डिफ्यूजन। अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। मेल्टिंग का हमने देख लिया था कि सॉलिड से लिक्विड में जाना, और फ्रीजिंग का लिक्विड से सॉलिड में जाना। अब बात आती है कि हम रिएक्शंस को कैसे पहचानेंगे, ये कौन सी रिएक्शन है कौन सी नहीं। अगर देखो कोई भी अगर रिएक्शन दे रखा है, सपोज अगर यहाँ पे लिखा है ए सॉलिड प्लस बी सॉलिड टू रिएक्ट सी लिक्विड, तो समझ लेना कि ये जो स्टेट है वो हमारी सॉलिड से लिक्विड वाली है। एग्जांपल के तौर पे आइस वाटर, क्लियर। हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि हाँ ये डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है सॉलिड से लिक्विड में। अगर सपोज करके अगर यहाँ पे गैसियस या फिर लिक्विड भी ऐड हो जाता, तो हम इसको बताना मुश्किल समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो दो सब्सटेंस ऐड हो गए, सॉलिड और लिक्विड, और वो लिक्विड से बन जाए। क्योंकि फिर अगर यहाँ पे लिक्विड भी आता तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन गैस आता, क्योंकि गैस निकलती है जब लिक्विड इन्वॉल्व होता है, तो सॉलिड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस गैस। सपोज करके कि अगर हम यहाँ पे करते हैं H प्लस टू गिव्स H2O बनता है, क्योंकि यहाँ पे हाफ O2 से यहाँ पे 2H होता है, तो ये गैस है, ये भी गैस है, और ये क्या बन रहा है लिक्विड। तो यहाँ पे गैस से लिक्विड जाना कौन सी प्रोसेस कहलाएगी, गैस से लिक्विड में जाना कंडेंसेशन प्रोसेस, क्योंकि ये प्रॉपर्ली दोनों गैस है, ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन गैस, क्लियर है। तो ये हमारी प्रोसेस का पहचान है। अगर हम उसमें लिखा होगा, क्योंकि जो टेंथ में बेसिकली पूछा नहीं जाएगा कि ये कौन सी है, बट लेकिन फिर भी मैं बता जाऊँ कि यहाँ पे अगर कोई भी रिएक्शन होगी तो सबसे पहले इनको इनकी स्टेट देखना, अगर सॉलिड है लिक्विड है या गैस है, ठीक है। तब जाके हम पता करेंगे कौन सी स्टेट है, क्योंकि जहाँ तक मैंने अभी पीवाईक्यू देखे वहाँ तक इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि चेंजिंग स्टेट का फाइंड आउट द स्टेट, सॉलिड से गैस, लिक्विड से गैस, एनीथिंग, ठीक है। चेंजिंग स्टेट का जब हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब अगला आता है चेंजिंग कलर। यहाँ पे क्लियर है ना चेंजिंग स्टेट का, क्लियर है। हाँ या ना तो बोल दो, हाँ या ना तो बोल दो, क्लियर है या नहीं। फिर मैं चेंजिंग कलर का बताऊंगा। देखो अब आता है हमारा चेंजिंग कलर का। चेंजिंग कलर में जैसे कि हमने देखा था, पहले भी देखा था कि हमारे पास दो बीकर है, हमारे पास दो बीकर है, इसमें एक में किसी टाइप का सॉल्यूशन है, एक में इसमें सॉल्यूशन है। अगर हम इसमें नेल डाल देते हैं यानी कील डाल देते हैं, तो इसमें से क्या होता है कि कुछ गैस रिलीज होती है जो कि हवा के थ्रू उड़ जाती है, तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो उसमें कलर चेंज हो जाता है। सपोज यहाँ पे पहले ब्लू कलर था, आफ्टर इसका जो आयरन नेल है जो कि है ना इसमें रस्टिंग लगा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो अगर इसमें सॉल्यूशन में डालेंगे तो यहाँ पे ये क्या होगा कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है उसकी जो मतलब कि नेल पर जो रस्ट लगेगी वो सारी वाटर में मिल जाएगी, जो सॉल्यूशन में डाला है, और उसका कलर हो जाएगा ग्रीन, और ये जो हमारी नील है वो एकदम क्लियर होके हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, चेंजिंग कलर का प्रोसेस हुआ। यहाँ पे पहले हमने ओरिजिनल कंपाउंड में हमने कुछ मटेरियल डाला,
उसके बाद हमने कुछ देर बाद देखा था कि हाँ उसका कलर चेंज हो चुका है, और सॉल्यूशन का कलर चेंज हो चुका है और उसमें से जो हमारा प्रोडक्ट है वो बिल्कुल क्लियर तरीके से बाहर आ गया था। अगर मैं जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, PgS प्लस H2S टू गिव Ag2S प्लस H। देखो Ag की यहाँ पे स्टेट कौन सी, सॉलिड, और H2S की हमारी स्टेट कौन सी, गैस। तो यहाँ पे फिर से हमारी आ जाएगी सॉलिड, फिर यहाँ पे आ जाएगी हमारी गैस। तो हम यहाँ पे कंफर्म नहीं कर सकते कि यहाँ स्टेट कौन सी है, बट हाँ अगर कोई बोले कि इनकी स्टेट लिख के दिखाओ तो हम लिख देंगे कि हमको पता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड हमारी गैस होती है और हमारा क्या, ये हमारा कौन सा है, सिल्वर सल्फाइड हमारा सॉलिड होता है। उसके बाद फिर हाइड्रोजन हमारी रिलीज कर जाएगी। चेंजिंग कलर में बस हमको ये देखना है कि कितनी देर में हमारा कलर चेंज हो रहा है, बस उसमें और कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम देखो यहाँ पे लेते हैं सिल्वर, ये हमारा सिल्वर होता है, सिल्वर वाइट, हमने इसको रिएक्शन कराया है गैस से हाइड्रोजन सल्फाइड से, तो हमारा बनेगा ब्लैक। अगर मेरे पास इसका वीडियो नहीं है वरना मैं वीडियो के थ्रू दिखाता है इसको कि कैसे हमारा सिल्वर वाइट से हमारा ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि ये जो गैस है इसमें हाइड्रोजन रिलीज कर जाएगी, निकल जाएगी, तो हमारा क्या बचेगा Ag2S। अगर हमको इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 Ag लगा देंगे तो हमारी बैलेंस हो जाएगी सल्फर एक, हाइड्रोजन को वहाँ पे 2 Ag, ठीक है। चेंजिंग कलर में बस इतना ही है, बस हमको बताना पड़ेगा कि हाँ इसका चेंजिंग कलर हो रहा है या नहीं हो रहा, वो हमको यहाँ पे लिखा हुआ देगा, तो क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन में पूछेगा कि इस टाइप से कि इन द रिएक्शन बिटवीन सिल्वर व्हाइट इन कलर, क्योंकि हमारी रिएक्शन रिएक्शन हो रही है सिल्वर व्हाइट इन कलर, यानी कि सिल्वर का कंपाउंड है, हमने Ag लिया है, प्लस वो रिएक्ट करा रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड से, एंड प्रोडक्ट उसका फॉर्म हो रहा है सिल्वर सल्फाइड, यानी कि जो ब्लैक कलर का होता है, एंड उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो हमको उसमें ये बताना है कि ये कौन सा कलर है। उसमें पहले भी बता देते हैं, क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमारे सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर व्हाइट लगता है कि कंपाउंड ले रहे हैं जो कि हमारा Ag होता है, और उसमें रिएक्ट कर रहा है, उसमें बाद में बन रहा है प्रोडक्ट में ब्लैक कलर। तो उनको आसानी से पता है कि इसमें चेंजिंग कलर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। क्लियर है। हमारे चेंजिंग कलर का यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। चेंजिंग कलर में हमको ये बताना था कि हमको गिवन दिया होगा, जैसे कि मैं बताता हूँ, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, हमने Fe में जो आयरन है हमारा, हमने से रिएक्ट कराया। अब रिएक्ट कराने के बाद कॉपर हमारा निकल जाएगा, क्या बनेगा हमारा FeSO4, क्योंकि हमारा Fe में से कॉपर हट गया है, क्योंकि हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था ऑलरेडी। जैसे मैंने बच्चे ने बताया था ना कि हमारे जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, अगर हम इसमें Fe की आयरन में डालते हैं तो जो हमारा आफ्टर सम टाइम जिसमें जितनी भी रस्टिंग लगी होगी एयर के थ्रू, इसमें गैस के थ्रू, वो उसमें मर्ज हो जाएगी और हमारा ये FeSO4 सॉल्यूशन बन जाएगा। कॉपर हट जाएगी इसमें से पूरी तरीके से, वो एयर के थ्रू निकल जाएगी और हमारा लास्ट में ये FeSO4 का सॉल्यूशन बन जाएगा, जो कि हम ग्रीन सॉल्यूशन जैसे ग्रीन सॉल्यूशन में हमारा कलर चेंज हो जाएगा इसके, ठीक है। मैं अब एक फोटो दिखा देता हूँ कैसे होगा। ऐसे
ये वाला दिख रहा है, ये देखो पहले हमने यहाँ पे आयरन नीड डाला, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो कलर चेंज हो गया, दिख रहा है दोनों में। इसमें पहले ओरिजिनल ये है और आफ्टर में ये है। ये वाला क्लियर है ना, कैसे चेंजिंग कलर हुआ। आया ना, क्लियर है। ये यहाँ तक तो दिख रहा होगा ना चेंजिंग कलर का प्रोसेस। अब हम अगले पे चलते हैं। हमारे यहाँ पे दो क्लियर हो गए। पहला हमारा चेंजिंग स्टेट, हमने पता कर ली कि कौन सी स्टेट किससे होती है, लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में। हमारी दूसरी होगी चेंजिंग कलर। और हमारा आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि गैस की इवॉल्व होना मतलब कि गैस का उड़ना, वही हमारा होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। हमने देखा था पहले एग्जांपल में, अगर हम यूजी का कोई कंपाउंड लेते हैं प्लस जो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट कराते हैं तो उसमें H2 रिलीज कर जाते हैं, हम उसको ऐसे एरो से दिखाते हैं। इस एरो का मतलब और इस एरो का मतलब बहुत फर्क पड़ता है, ये हम आगे आने आने वाली क्लास में समझेंगे। इसका मतलब है कि गैस उड़ चुकी है, और इस एरो का मतलब है कि गैस गैस ने एक सॉलिड लिक्विड है इनसॉल्युबल वाला, वो नीचे हमारा सॉल्यूशन में बैठ गया है। जैसे हमने कभी देखा होगा कि अगर हम वाटर में सैंड ऐड करें तो वाटर ऊपर हो जाता है और सैंड नीचे जमा हो जाती है, होता है नहीं होता? वाटर ऊपर रहता है और सैंड नीचे रह जाती है, होता है ना? हाँ या ना तो बोलो। दिखना नहीं है, ये बोलो होता है या नहीं होता? नीचे सैंड जमा हो जाती है, नहीं हो जाती है? अब आ रही है वॉइस क्लियर? अब आ रही है वॉइस? अब आ रही होगी वॉइस क्लियर? हेलो हेलो। हाँ ठीक है। तो वही है कि हमने यहाँ पे देखा कि हमारे दो एरो होते हैं। एक होता है हमारा पीपीटी वाला एरो, जिसको हम बोलते हैं, इस एरो को हम बोलते हैं पीपीटी। और इस एरो को बोलते हैं हमारी एयर रिलीज कर चुकी है हवा में। तो इन दोनों का यही फर्क है, और हम आगे इस एरो के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम पहले पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या है कि अगर एंड में अगर कहीं पे भी गैस रिलीज हो रही है तो हम उसको इवोल्यूशन ऑफ गैस के थ्रू इवोल्यूशन ऑफ गैस का नाम देंगे। सपोज जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है जिंक सॉलिड प्लस H2SO4 का हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है। सल्फ्यूरिक एसिड हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको हम डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे जब हम एक्वस सॉल्यूशन में इसको लेंगे। यहाँ पे हमारा जिंक है, ये हमारा यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है डाइल्यूटेड वाला। जैसे हमने कुछ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन और सल्फर और ये ऑक्सीजन। होता है ना जो नीचे बैठ जाता है? क्या? एक्वस सॉल्यूशन वही होता है ना जो नीचे बैठ जाता है? एक मिनट, वॉइस नहीं आ रही है मेरे को, वॉइस नहीं आ रही है मेरा ब्लूटूथ में, वॉइस नहीं आ रही है, एक मिनट। चैट कर दो, मेरे पे वॉइस नहीं आ रही अभी। चैट में लिख दो, या फिर हाँ बोल सकते हो, मेरे पास ट्रैवल्स में कनेक्टेड है, बोल के बोल दो, अनम्यूट करके बोल दो।
हेलो हेलो हेलो, एक मिनट, मेरा कोई कनेक्ट नहीं हुआ है ढंग से। हाँ, वॉइस आ रही है। हेलो, अनम्यूट करके बोल सकते हो। सर एक्वस सॉल्यूशन वही होता है ना जो घुलता नहीं है? हेलो। हाँ, वही होता है जो घुलता नहीं है, बट लेकिन उसमें से जो गैस होती है वो रिलीज हो जाएगी, ओके। है ना। जैसे कि अगर हम इसमें जिंक का, अगर हम कोई भी कंपाउंड लेते हैं, सॉलिड कंपाउंड लेते हैं, अगर हम उसको डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन हो जाता है वो रिलीज कर जाता है। सपोज करके अगर हमने यहाँ पे एक सॉलिड प्लस वी डी एक्व सॉल्यूशन लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, बी निकल जाएगा और ए डी ऐड हो जाएगा। ए डी का हमारा यहाँ पे एक्व सॉल्यूशन बन जाएगा और बी का हमारा गैस होते हुए ऊपर रिलीज कर जाएगा। तो यही हमारा होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है ना? यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक प्रोडक्ट निकल गया और यहाँ पे एक ऐड हो गया। ओके। हाँ सर, क्लियर है, आगे बता दीजिए। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन गैस वाला वो इवोल्यूशन ऑफ गैस वाला यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट होता है, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद ZnSO4 बन जाएगा, जो कि हमारा एक्वस सॉल्यूशन होगा, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, तुमको दिखेगी हाइड्रोजन गैस बबल बबल फॉर्म में रिलीज होगी, ठीक है। तो ये हमारे इवोल्यूशन ऑफ गैस है। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन के एग्जाम्पल है, मैं पूछता हूँ कि कौन सा ये सही है या नहीं। तो हमको बस 3 चीज याद रखनी है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट में कुछ और था क्या हमारा, जैसे कि सपोज करके हमने लिया, क्योंकि हमारा हाँ, आवाज आ रही है ना, आवाज आ रही है। हाँ आ अनम्यूट रही है करके। आवाज। अब इसमें मेरे को ये बताओ कि अगर हम एक सोडियम सल्फेट लेते हैं, जो कि सोडियम सल्फेट सॉरी सल्फाइट है ये, हाँ, सोडियम सल्फाइड का अगर हम कोई भी कंपाउंड लेते हैं, अगर हम उसको HCl से रिएक्ट कराएं, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट में, तब तक बताओ। सोडियम। क्या? हेलो हेलो, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। दोबारा बोलो, दोबारा। सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। नहीं नहीं, आप एक बार रिएक्शंस को देखो ना, सोडियम क्लोराइड बनेगा प्लस साथ में इसमें वाटर भी निकलेगा, क्योंकि इसमें हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड हो रहा है, HCl। एक सॉल्यूशन होता है हमारा लिक्विड फेज में, जो कि एसिड है, क्योंकि जब भी अगर हम किसी भी एसिड में अगर वाटर को मिलाते हैं, तो एकदम उसमें से
आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा, या फिर एक हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है, उसको हमने देखा था, मतलब कि वो आप देखते ही हो, ठीक है? बट लेकिन यहाँ पे हमारा वाटर भी निकलेगा, अगर हम देखें, हमारा NaCl तो निकलेगा, NaCl, अब हमारे पास क्या बचा? NaCl के बाद प्लस वाटर, क्योंकि हमारा इसमें क्लोरिक एसिड है, हाँ है, तो हमारा वाटर नहीं, फिर हमारी SO2 गैस रिलीज कर जाएगी, सल्फेट गैस हमारी जो है वो रिलीज कर जाएगी यहाँ पे। अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2HCl आएगा, मतलब 2NaCl आएगा। देखो पहले हमने सोडियम सल्फाइड लिया, हमने उसको HCl से रिएक्ट कराया, तो हमको क्या मिलता है कि NaCl का हमारा एक सॉल्ट बन रहा था। अगर जब भी हमारा सॉल्ट बनता है तो पानी में से बनता है, तो हमने देखा होगा कि पानी में से सॉल्ट आता है, तो उसमें से हमारी जो सॉल्ट है NaCl बनेगा, प्लस उसमें से हमारा सॉल्ट बनेगा, तो हमारी जो गैस है सल्फर ऑक्साइड वो हमारी रिलीज हो जाएगी। हमारी कोई भी गैस रिलीज होनी चाहिए, ये नहीं कि अगर तुमने बोला था कि हाइड्रोजन गैस, हमारे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का एक कंपाउंड बनेगा, सोडियम सल्फाइड से एंड HCl से रिएक्ट कराने से उसमें साथ में वाटर निकलेगा और सल्फर ऑक्साइड गैस हमारी रिलीज हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे कोई सी भी गैस की बात करें, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारी गैस होती है, H2S गैस हो गया, SO2 गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, यहाँ पे कोई सी भी गैस रिलीज हो सकती है, ये नहीं कि हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगा हमारी, ठीक है? बस हमको रिएक्शन को पहचानना पड़ेगा कि हाँ इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा। ओके हाँ ओके। सर। अब हम इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें तुम बताना, क्योंकि एक सिंपल सा है, इसमें भी हमारा HCl रिएक्ट करेगा, ठीक है? हमको ये देखना है कि कौन सी गैस रिलीज हो सकती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब भी हम उसमें से HCl वाटर में से एसिड, हमारे पास कोई भी एसिड होता है, जब हम पानी में डालते हैं तो उसमें अदर गैस रिलीज होती है, ठीक है ना? तो हम दूसरा लेता हूँ मैं, सोडियम सल्फाइड प्लस HCl, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा सोच के बताना। सल्फर भी है, और हमारा सोडियम सल्फाइड और HCl दोनों है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें कौन सी गैस रिलीज हो रही होगी, एवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होगा? जैसे कि हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा था कि हमारा कौन सा था, सोडियम सल्फाइड था, यहाँ पे हमारा NaCl रिएक्ट हो रहा था, यहाँ पे NaCl बन रहा था जब हम HCl से रिएक्ट करा रहे थे, क्योंकि हमारे Na प्लस और Cl माइनस के आयन कंबाइंड हो रहे थे, ठीक है? अब हमारा यहाँ पे वाटर भी क्रिएट होगा, जब हमारा NaCl बनेगा तब हमारा वाटर भी क्रिएट होगा, ये हम एसिड बेस वाले रिएक्शन में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हमारा एसिड प्लस बेस से रिएक्ट करता है तो हमारे यहाँ पे वाटर प्लस सॉल्ट निकलता है और साथ में हमारी गैस रिलीज हो जाती है, ये हम एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना? इसमें बताओ मेरे को, ये वाला जो Na2S प्लस HCl क्या लगता है? सर सल्फर और हाइड्रोजन होगा। क्या सल्फर और हाइड्रोजन, हम उसको क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग नहीं लिखेंगे ना सल्फर और हाइड्रोजन, सबसे पहले देखो कि हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है। अगर हम HCl से गेट करा रहे हैं तो हमेशा नमक बनेगा, अगर हम कोई भी
रिएक्शन अगर हम HCl से कराएंगे तो हमारा NaCl जनरेट होगा, ठीक है, NaCl। अब उसके बाद हमारा कौन सा कंपाउंड बचता है, H और F, ठीक है, तो हम इधर लिख देंगे H2F। जब हम इसको बैलेंस करेंगे ये रिलीज हो जाएगी, जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2NaCl आएगा और यहाँ पे 2H आएगा, और अब तुम देख सकते हो यहाँ पे ओवरऑल बैलेंस है। हेलो, वॉइस नहीं आ रही है? हेलो, मैं दोबारा से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सोडियम सल्फाइड का प्लस हम इसको HCl से रिएक्ट करेंगे तो Na2SO3 होता, तब हम कह सकते हैं कि इसमें वाटर निकल सकता है, बट लेकिन इसमें हमारा और कोई ऑक्सीजन वगैरह रिएक्ट नहीं करता जिससे हम बोल सके इसमें हमारा वाटर निकलेगा। बट हम ये कह सकते हैं कि हमारा NaCl से हमारा NaCl निकलेगा, प्लस साथ में हमारा एक हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस निकलेगी। बट अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और हमारा ये बैलेंस से होगा। यहाँ पे हमारी कोई सी भी गैस निकल सकती है, ये नहीं कि हाइड्रोजन गैस। हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, बट हमको ये देखना आना चाहिए, अगर कोई भी पूछे कि ये हमारा रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बस जैसे कि अभी तुम्हारा अभी बेसिक पार्ट है, जब हम एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा कि हाँ एसिड गैस रिलीज हो जाती है। सॉल्यूशन ऑफ गैस हमारा हमारा एक आता है चेंज इन टेम्परेचर। बट अगर हम उससे पहले देखें, हमारे पहले 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाएंगे, वो कौन कौन से हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब मेरे को तुम ये बताओ कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिसमें हीट जनरेट होता है, एनर्जी। हीट जनरेट होता है, मैं समझा नहीं। सर मुझे नहीं पता है, भुला गए। अच्छा ठीक है ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो, मैं वही कैसे एग्जांपल लूंगा आइस का, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है तब जाके ये मेल्ट हो रही है, समझ आया? वही हमारा एंडो एब्जॉर्ब हो, ये हीट होता है कि यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेना। अभी इसको मैं और डिटेलिंग में पढ़ाऊंगा, ये नहीं कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ही हमारा इज अ केमिकल रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है
क्योंकि थर्मिक रिएक्शन में मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा, जैसे कि हाँ ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऐसा नहीं। ये यहाँ तक लिख लिया, यहाँ तक लिख लिया। हाँ क्लियर है। होनी चाहिए ड्यूरिंग द रिएक्शन। हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द सर आपका रिएक्शन। वीडियो नहीं चल रहा है। हेलो सर, आपका वीडियो और आवाज दोनों नहीं आ रहा है। अब क्लियर है ना वीडियो? तो पहली चीज हमारी की कैरेक्टरिस्टिक में हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए ड्यूरिंग द रिएक्शन। जैसे आइस में हीट एब्जॉर्ब होती है, जब भी हम मेल्ट होते समय हमको हीट नहीं देगा, वो खुद हीट एब्जॉर्ब कर लेगा जितनी भी सराउंडिंग में हीट प्रेजेंट हो। भाई हमारा एक पहला कैरेक्टरिस्टिक यही है कि हमारी हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन कर देता है हमारी सर अभी भी आपका वॉइस और वीडियो नहीं आ रहा है। लगता है ना ऐसा कि जब भी हम बर्फ के सामने खड़े होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो उसमें क्या है कि वो अपनी तरफ हीट ले लेता है, हीट एब्जॉर्ब कर लेता है एंड मेल्ट होते होते उसकी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, वो हमको लगती है हमारे सराउंडिंग की हीट है वो डिक्रीज हो जाती है। तो सेकंड पॉइंट यही है कि हमारी हीट जो है वो टेम्परेचर जो वो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होना चाहिए। सर आपका वीडियो अब आ रही है क्लियर? वीडियो आ रही है? अब आ रही है क्लियर वीडियो? आवाज नहीं सुना रही, ठीक है कोई नहीं। तो अब वो हमारे यहाँ पे दो पॉइंट क्लियर हो चुके हैं ना। पहला था हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए किसी भी रिएक्शन करते समय। दूसरा हमारा है कि टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डिक्रीज होना चाहिए। टेम्परेचर सराउंडिंग का जो टेम्परेचर वो डिक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हमको कोल्डनेस महसूस होने लगेगी कि हमारे चारों तरफ ठंडा ठंडा कुछ है। अब तीसरा आता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो ज्यादा प्रोडक्ट जो वो हमारा ज्यादा एनर्जी होगा रिएक्टेंट से। अब इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट है वो मोर एनर्जी देन रिएक्टेंट। क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि वाई प्रोडक्ट है मोर एनर्जी देन रिएक्टेंट। पता है कुछ इसके बारे में? प्रोडक्ट हैव मोर एनर्जी देन रिएक्टेंट, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है ये। अब मैं बताता हूँ।
जब भी हम कोई रिएक्शन कराते हैं, कभी भी अगर कभी भी लाइफ में अगर आप रिएक्शन कराओ, तो जो हमारी इसमें एंडोथर्मी में रिएक्टेंट साइड होती है ना, उसको ज़्यादा हीट चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? हीट उसको ज़्यादा चाहिए होती है रिएक्शन को पूरी कराने के लिए। इसको मतलब कि एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है। जैसे कि सपोज़ आप कभी वर्क कर रहे हो, आपको पानी नहीं मिला, तो आपकी आपकी ज़रूरत होगी पानी पीने की, तभी मैं अपना आगे काम कर पाऊँगा। मतलब कि आपको पूरे दिन में आप पूरे दिन पीते हो कम से कम 10 से 15 लीटर पानी। आपने उस दिन पिया 5 लीटर पानी। फिर 5 लीटर पानी की और रिएक्टेंट में तब जाके आपका प्रोडक्ट बनेगा। समझ आता है? हेलो, फिर से एक बार क्लियर रिपीट हो रहा कर है? दीजिए, नहीं आ रहा है समझ में। मैं बताता हूँ। कभी भी हम रिएक्शन कराएँगे, जब भी हम रिएक्शंस को कराते हैं, तो एंडोथर्मिक की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली एंडोथर्मिक। रिएक्टेंट को सबसे ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है एंडोथर्मिक में, तो अगर वो रिएक्शंस को उसको कंप्लीट करानी है, तभी तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, तब जाके वो प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि उसके पास फिर मेल्ट, जैसे कि समझो जब हमारी आइस मेल्ट होगी, तो वो हीट लेगा, तब आइस मेल्ट होगी। तो उसने रिएक्टेंट में उसने हीट ली, यानी कि उसको एक्स्ट्रा हीट लेनी पड़ी सराउंडिंग से, तब जाके उसने प्रोडक्ट बनाया वाटर। तो सेम हमारा ये है कि अगर हम कभी भी रिएक्शन कराएंगे एंडोथर्मिक में, तो रिएक्टेंट को सबसे एक्स्ट्रा ही एनर्जी लेनी पड़ेगी कंप्लीट रिएक्शन कराने के लिए। ठीक है, रिएक्टेंट प्लस एक्स्ट्रा एनर्जी। हमेशा ये याद रखना, एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट्स को एक्स्ट्रा एनर्जी लेनी पड़ती है, हीट मतलब कि रिएक्शंस को कंप्लीट कराने में, तब जाके वो प्रोडक्ट बनता है। मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि ये आप हो, ठीक है, अब आपका जो पूरे दिन का पानी पीने का समय, वो आप 10 लीटर पी लेते होंगे सपोज। अब आपने एक दिन क्या किया, आपने 5 लीटर पानी पिया, बट आपका पूरा जो दिन का था, डेली का वो रूटीन था, वो आपका 10 लीटर था। अब आपको 5 लीटर की नीड पड़ेगी पड़ेगी नहीं पड़ेगी? रिएक्टेंट एरा, प्रोडक्ट तब बनेगा जब हमको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, तब जाके हम अपना प्रोडक्ट बना पाएंगे। आपने अगर 5 लीटर का पानी पिया, तब जाके आपका शरीर काम करेगा। या फिर खाना का देख लो ना, आप दिन में आपने आप डेली खाते हो 5 रोटी, आपने किस दिन खाई 3 रोटी, तो आपको 2 रोटी की एक्स्ट्रा नीड पड़ेगी, उसके बिना नींद नहीं आएगी आपको रात में। सर यहाँ पे समझ गए। क्लियर है ना? हाँ, हाँ क्लियर है। यहाँ से तो क्लियर हो गया ना कि आप रात में खाते हो डेली 5 रोटी, आपने किसी दिन खाई 2 या 3 रोटी, तो आपको 2 रोटी की नींद नीड पड़ेगी, तब जाके आपको नींद आएगी रात में अच्छे से। तो वही है कि रिएक्शन को कंप्लीट कराते समय एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमको एक्स्ट्रा एनर्जी लेनी पड़ती है, तब जाके हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती है पूरी। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज हमारे पास रिएक्टेंट में 50 यूनिट एनर्जी है, ठीक है, हमारे पास रिएक्टेंट में कितनी यूनिट एनर्जी है? 50। अब ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन हो रही है, मतलब कि हम उसको किसी रिएक्ट करा रहे हैं, उसको 30 यूनिट हीट की जरूरत, उसने 30 यूनिट हीट एनर्जी सराउंडिंग से ले ली। ठीक है, इसको ऐसे समझो। यहाँ पे हमने 50 यूनिट एनर्जी ली, और यहाँ पे हमने 30 यूनिट एनर्जी हमने सराउंडिंग से ले ली, क्योंकि उसको नीड थी। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा रिएक्टेंट साइड में हीट एनर्जी ली जाती है, और एक्सोथर्मिक में हमेशा प्रोडक्ट साइड में हीट एनर्जी ली जाती है। तो हमने रिएक्टेंट साइड में इसका 50 यूनिट 30 यूनिट की हीट ले ली, तो जो हमारी जब हमारा प्रोडक्ट बनेगा, तो हमारा 80 यूनिट का बनेगा। या फिर इसको ऐसे समझो कि हमारी 50 यूनिट है और हमारा प्रोडक्ट 80 यूनिट है, तो उसको कितनी हीट चाहिए होगी? 30 यूनिट की हीट चाहिए होगी। इसने 30 यूनिट की हीट एब्जॉर्ब की अपने अंदर, तब जाके हमारा 80 यूनिट बनेगा। तो वो यहाँ पे इसने 20 यूनिट ली,
और ये बना रहा है 50-60 यूनिट। तो बताओ कि इसमें कितनी हीट एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की होगी। बताओ। हेलो, 60 अनम्यूट करके यूनिट, बताओ। 60 यूनिट का। नहीं नहीं, मतलब कि समझो ये 80 नहीं है, 60 है। 20 यूनिट इसने रिएक्टेंट में लिया, अब बना रहा है प्रोडक्ट ये 60 यूनिट का, बट लेकिन हमको चाहिए कि ये हमारा पूरा इक्वल हो जाए, तो उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब की होगी, कितनी यूनिट की हीट इसने ली होगी। जैसे कि अगर हम जैसे मैंने आपको बताया ना 50 + 30 80, तो हम इसमें 30 यूनिट की हीट एब्जॉर्ब की अपने अंदर। तो ऐसे ये कितनी यूनिट 40, की हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो 60 कंपन। हाँ, तो यहाँ पे 40 40 यूनिट यूनिट की का। हीट एब्जॉर्ब करेगा। हाँ, तो अगर हम यहाँ पे ये समझे कि पहले रिएक्टेंट की हीट एनर्जी कम थी, तो इसलिए हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है रिएक्टेंट से, क्योंकि देखो हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था 50, और हमको ये पता नहीं था, और हमको ये दे रखी थी 80। हमको इसको कंप्लीट कराने के लिए हमने बाहर से 30 यूनिट की हीट एब्जॉर्ब की, तब जाके हमारी 80 हो पाएगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है रिएक्टेंट से। अगर कोई पूछे कि वाई प्रोडक्ट वाई अगर कोई पूछे वाई प्रोडक्ट्स हैव मोर एनर्जी देन हीट, तो हम बोल सकते हैं क्योंकि वो रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड होती है रिएक्टेंट साइड में, तो इसलिए वो हमारी प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है रिएक्टेंट। हाँ सर, क्लियर है। अगर मैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बताता हूँ तुमको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनर्जी लेवल डायग्राम। ये 11 को पूछा जाएगा, 10th में नहीं पूछा जाता, तो मैं बता देता हूँ। कुछ ऐसी चीज है जो एस्टान में नहीं दे रखी, बल्कि एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखी, जबकि मैं अलग से उठा के लाया हूँ। एनर्जी लेवल डायग्राम देखो, यहाँ पे हमारी कुछ रिएक्शन है, यहाँ पे रिएक्शन हमारी हो रही है, ठीक है। रिएक्शन है यहाँ पे 0, तो हमारे पास रिएक्टेंट में कितना अमाउंट है 50, और प्रोडक्ट हमारा बना रहा है 80, तो इसके गैप का बीच हमारा 30 होगा, इसको अगर हमको एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी का, ठीक है। प्रोडक्ट ऊपर है और रिएक्टेंट नीचे है, तो हमारी प्रोडक्ट की हीट एनर्जी ज्यादा होती है रिएक्टेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर कोई पूछेगा तो बता दोगे? ये वाला फिर से एक बार बता दीजिए, ये नहीं आया समझ में। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। यहाँ पे देखो हमारा इनिशियल रिएक्शन हमारा 0 था, जब हमने रिएक्टेंट में 50 लिया तो हमको पता चला था क्वेश्चन के थ्रू कि हमारा प्रोडक्ट 80 बन रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो इसके बीच का गैप होगा वो हमारा 30 है जो उसने एब्जॉर्ब की होगी, तो इसलिए हम कहेंगे कि प्रोडक्ट मोर एनर्जी है रिएक्टेंट से, यानी प्रोडक्ट के पास ज्यादा एनर्जी है रिएक्टेंट से, क्योंकि इसका 50 ग्रेटर देन ज्यादा होता है या 80 ग्रेटर देन 50 होता है। 50 बड़ा है 80 से, 80 बड़ा है 50 से, 80 बड़ा है 50 से। तो वही प्रोडक्ट में 80 है ना, तो हमारी प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हुई या नहीं हुई? हाँ हाँ, ज़्यादा हुआ। तो हमारा इसमें मैं एग्जांपल बता के क्लास को एंड करता हूँ, क्योंकि हमारा आज नहीं हो पाएगा। एक्सोथर्मिक वाला हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल या परसों कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैं इसके एग्जांपल्स बता देता हूँ जिससे हमको पता चल जाए कि एंडोथर्मिक रिएक्शन यही है, ठीक है। अब सबको तुमने फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल, सॉरी एग्जांपल नहीं, मैं रिएक्शन पूछ रहा हूँ। जब भी हमारा फोटोसिंथेसिस जब भी प्रोसेस यूज होती है, तो तुमने देखा होगा कि 6CO2 प्लस उसमें हमारा वाटर की नीड होती है, प्लस टू गिव C6H12O6 प्लस 6O2, तब जाके हमारा
फोटोसिंथेसिस का ये फॉर्मूला बनता है। बट लेकिन मैंने ये स्पेस क्यों छोड़ी? जब हम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लेते हैं तो साथ में उसको सन की एनर्जी चाहिए होती है, तब जाके हमारा प्लांट ग्रो करता है। प्लांट ग्रो करता है नहीं करता? हाँ करता है सर। करता है ना, तब यहाँ पे हमारी लाइट एनर्जी होगी। तो हम क्या कहेंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट साइड पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, सॉरी, अगर किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो हम उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये यहाँ तक ये समझ आ गया ना कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे पहचानना होता है, मैंने पूरे डिटेलिंग में बताया हाँ सर क्लियर है ना। अब मैं यहाँ पे एक वीडियो दिखा रहा हूँ तुमको, जो कि मैंने कल यूट्यूब से खुद ढूंढा था बड़ी मुश्किल से। सॉरी, वीडियो दिखाने से पहले भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कराना था, मैं भूल गया, मैंने पहले ही वीडियो दिखा दी। एक और कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी कंपाउंड में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है, ज्यादा एब्जॉर्ब एनर्जी रिलीज हो जाती है। क्या जो होता है, जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो या तो इस पे चिपक जाएगा एकदम। तुमने देखा होगा बर्फ पे एकदम चिपक जाती है जब भी हमारी ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। फ्रीजर में आपने देखा होगा, उसने ज्यादा हीट एब्जॉर्ब की तो फ्रीजर में बर्फ का जो बाउल होता है वो एकदम पूरी तरीके से जम जाता है, उसको छुटाने में बहुत दिक्कत होती है। तो सेम यहाँ पे एक हमारा रिएक्शन है बेरियम हाइड्रोक्साइड विद अमोनियम क्लोराइड। अगर हम यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात करें और इसमें हम, ये हमारा एक सॉल्यूशन है बेरियम हाइड्रोक्साइड का, हम इसको अमोनियम क्लोराइड से, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिख रहा हूँ, रिएक्ट करा रहे हैं। तो हमारे क्या होगा, जो हमारा बेरियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो बेरियम क्लोराइड में जाके कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेरियम क्लोराइड बनेगा, प्लस इसमें से अमोनिया निकलेगा। मैं एक वो बताऊंगा वीडियो, उससे समझ आएगा पूरा, और वाटर रह जाएगा, क्योंकि पहले मैं इसको वीडियो के थ्रू बताता हूँ, ऐसे डायरेक्ट समझ नहीं आएगा। फिर मैं बताऊंगी कौन सी चीज़ क्या है। ये वाला देखना ढंग से, दिख रहा है ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है। ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है, प्लस इसमें कौन सा लिया है, अभी देखना ये क्या करेगा। ये हमारा अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, देखो इसने यहाँ पे बीकर, इसमें यहाँ पे ग्लास लिया है। सबसे पहले इसने क्या किया, इसने वाटर का सॉल्यूशन इसने लिया, डाइल्यूटेड वाटर लिया तो खराब होता है, इसने वाटर इस पे डाला, डिस्टिल्ड वाटर इसने इस पे डाला, जिससे कि हमको पता चले कि एंड में रिएक्शन क्या हो रही है और कैसे हम इसमें
एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो तुम देखना इसमें, इसने यहाँ पे वाटर डाला, ठीक है। सबसे पहले हमको ये पता चलेगा कि ये कैसे जम गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉलिड कंपाउंड डाला, जो कि हमारा सॉरी अमोनियम क्लोराइड था, ठीक है। और उसने ऊपर से बेरियम, दोनों को उसने मिक्स किया, ठीक है। मिक्स करने के बाद इसने इसको, अगर हम इसको मिक्स करेंगे तो इसका जादू देखना क्या होता है। देखो, मिक्स करने के बाद देखना, ये इससे मिक्स कर रहा है थर्मोमीटर से। अब इसका देखो कितना टेम्परेचर हो गया, -35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसने हीट एब्जॉर्ब कर लिया, कोल्डर की साइड जा रहा है। अब ये और मिक्स करेगा और एंड में आके ये वाटर बन जाएगा। इसने बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया को अलग किया और ये हमारा वाटर बना देता है। एंड में जाके देखना ये वाटर कैसे बनेगा। देखो धीरे धीरे अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे ये लिक्विड टाइप में ये जा रहा है। हाँ दिख रहा है। अब इसका टेम्परेचर देखना कितना हो जाएगा। देखो टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो रहा है, 173 डिग्री सेल्सियस, वो भी नेगेटिव में। अब पता चला कि हीट कैसे एब्जॉर्ब होती है। अब देखो यहाँ पे ये पूरा ये सॉल्यूशन बना देगा। देखो बन गया ये सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन ये बन गया। और अब एक जादू देखना, जब इसने ये इसको दोनों को मिक्स किया तो इसने हीट एब्जॉर्ब की, प्लस साथ में इसने जो कंपाउंड इस पर रखा था, इसने वाटर डाला था, वो उसको ये अटैच कर लेगा अपनी साइड, हाथ में चिपका लेगा, जो कि छुटाना बहुत मुश्किल होता है। अब -21206 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर हो गया। तो पूरा ये वाटर बन चुका है। अब ये देखो कैसे ये हमारा यहाँ पे चिपक गया है, क्योंकि इसने हीट इतनी ज्यादा एब्जॉर्ब कर ली है कि यहाँ पे ये फ्रीज हो चुका है, लिक्विड से ये सॉलिड बन चुका है। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन को समझने का। क्योंकि यहाँ पे एक चीज देखो, जो हमारा बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH4Cl है, ये दोनों ही सॉलिड है। जब हमारे सॉलिड सॉलिड रिएक्ट करते हैं तो एक गैस फॉर्म निकाल देते हैं। अगर हम सॉलिड को मिक्स करेंगे तो विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट, इसमें हीट मतलब कि विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट ड्यूरिंग द रिएक्शन ये करेगा हीट को सराउंडिंग से। तो यहाँ पार्टिकल था, इसने यहाँ पे वाटर डाला था, तो ये यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा। मिक्स किया उसने थर्मोमीटर से, तो यहाँ पे सॉल्यूशन बना और यहाँ पे -173 -206 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का यहाँ पे इसको दिखा प्रोडक्ट। और जो बीकर था वो हमारा कोल्ड हो गया था, इतना फ्रीज हो गया था कि वो छूटने का भी नाम नहीं ले रहा। और इसमें रिएक्शन ऑफ एंडोथर्मिक एनर्जी कौन सी है, क्योंकि इसने एब्जॉर्ब किया था लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर से, तभी तो जाके ये चुपका। वरना जितनी भी रिएक्शन देखते हो तो उसमें हीट ले रहे हैं, तो उसमें ग्रो हो रहा है, प्रोडक्ट हमको दिख रहा है। इसमें ही हमको प्रोडक्ट दिखा बट लेकिन चिपकता हुआ दिखा। तो इस एग्जांपल में कोई दिक्कत? सर लिया क्या था, एक बार फिर से बता दीजिए। तो बेरियम, उसने लिया था बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड का एक सॉलिड कंपाउंड लिया था उसने, और अमोनियम क्लोराइड से उसने रिएक्शन कराई थी। तो अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट कराएगा तो हमारे बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड से अगर हम देखते हैं तो हमारे बेरियम क्लोराइड प्रोडक्ट निकल के आएगा प्लस अमोनिया, ठीक है। और जब हम उसको मिक्स करेंगे तो हमारे वाटर एंड में निकल के आ जाएगा लास्ट में। तो ये हमारा जो सॉलिड सॉलिड है वो यहाँ पे हमारा फ्रीज हो जाएगा वाटर से, जिसका हमारा टेम्परेचर
-173 या 1/20 से कभी कभी 2000 के ऊपर भी आ जाएगा अगर हम ज़्यादा अमाउंट में वो ले लेंगे तो। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, हाँ सर क्लियर है। ना, यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो हमारा बेरियम क्लोराइड और अमोनिया गैस का होता है। क्योंकि देखो बेरियम क्लोराइड जो हमारा है वो हमारा सॉल्ट है, बेरियम क्लोराइड NaCl होता है, और ये हमारा बेरियम क्लोराइड है, ये हमारा सॉल्ट है, प्लस ये हमारी ये गैस होती है, अमोनिया गैस होती है NH3। तो ये रिलीज हो जाएगी, निकल जाएगी, तो एंड में क्या बचेगा, वाटर बचेगा, तो लिक्विड में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला एंडोथर्मिक एनर्जी की जितनी उसको चाहिए थी उसको अटैच करने के लिए। हाँ सर क्लियर है। ये वाला पूरा क्लियर है ना टॉपिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। कल हम तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक कोई भी डाउट? वो जो 3 को पॉइंट लिखाए थे एक बार फिर से बताइए तो, एंडोथर्मिक रिएक्शन में। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमको ये बोलना चाहिए, हीट एब्जॉर्ब होगी तभी जाके हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तब तक हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा रिएक्टेंट साइड में, तब तक हमारा प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन करेगा सराउंडिंग का रिएक्टेंट की। यहाँ तक ये हमारे 3 पॉइंट थे। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ क्लियर है। तो और कोई दिक्कत? नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर बेटे कल मिलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ। ठीक है, कल कितना बजे क्लास है? भाई 6 बजे से 6 से 7। अच्छा सर दोपहर में टाइम नहीं हो सकता है? मैं दोपहर में देख लूंगा, एडजस्ट कर लूंगा। मैं एक बार देखता हूँ, मेरे को व्हाट्सअप करते ना, मैं बता दूंगा। ठीक है, क्या है ना, चलो फिर हम कल 12 मिलते बजे हैं। के ठीक है, बाद 4 बजे तक फ्री रहते हैं। एक मिनट रुको।